नमस्कार और अमेरिका के सेंट्रोस्कोप न्यूज में आपका स्वागत है, जहां हम तथ्यों, मत और स्पष्टता पर ध्यान केंद्रित करते हैं बिना किसी पक्षपात के। मैं एशली बैनफील्ड हूं। आज शुक्रवार 2 मई है और वॉशिंगटन और उसके बाहर एक व्यस्त दिन रहा है। व्हाइट हाउस द्वारा घोषित बड़े बजट कटौती से लेकर देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों के परिणाम तक आज की शीर्ष कहानियां अमेरिकियों और दुनिया भर के लोगों को प्रभावित करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रंप प्रशासन ने एक नया संघीय बजट प्रस्ताव जारी किया है जो सरकारी खर्च को 143 बिलियन तक कम करेगा। कटौती लगभग पूरी तरह से घरेलू कार्यक्रमों पर केंद्रित है, जिसमें शिक्षा, आवास, दची और सार्वजनिक प्रसारण सबसे अधिक प्रभावित हैं। रक्षा और गृह सुरक्षा उस खर्च को नहीं छुआ गया है। व्हाइट हाउस के अधिकारियों का कहना है कि लक्ष्य राष्ट्रीय घाटे को नियंत्रित करना है। आलोचक, जिनमें कई रिपब्लिकन गवर्नर शामिल हैं, चेतावनी देते हैं कि यह योजना उन परिवारों और बच्चों पर गंभीर प्रभाव डाल सकती है जो संघीय समर्थित कार्यक्रमों पर निर्भर हैं। जैसे ही संघीय फंडिंग में नाटकीय बदलाव का सामना करना पड़ रहा है, देश भर के नागरिक अपनी आवाज सुनाने के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं। लॉस एंजलिस, अटलांटा और बोस्टन सहित कई प्रमुख शहरों में मई दिवस प्रदर्शनों का दूसरा दिन जारी रहा। प्रदर्शनकारियों ने आय असमानता, यूनियन अधिकारों और वर्तमान आर्थिक नीति में, जिसे वे कॉरपोरेट पक्षपात कहते हैं, उस पर ध्यान केंद्रित किया। हालांकि अधिकांश सभाएं शांतिपूर्ण रहीं, लेकिन देश भर में 120 से अधिक बेसमाह गिरफ्तारियों की सूचना मिली। शिकागो के डाउनटाउन में पुलिस ने उन प्रदर्शनकारियों के साथ झड़प की जो ट्रैफिक को अवरुद्ध कर रहे थे, और ऑस्टिन, टेक्सास में गवर्नर के निवास के बाहर 3 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। अधिकारियों का कहना है कि उन्हें सप्ताहांत में और अधिक रैलियों की उम्मीद है, विशेष रूप से स्विंग राज्यों में, जहां 2024 के चुनाव की तनावपूर्ण स्थिति अभी भी बनी हुई है। सड़कों से लेकर अदालत तक कई प्रमुख कानूनी लड़ाइयां सुर्खियां बना रही हैं। न्यूयॉर्क में हंटर बाइडेन के खिलाफ आपराधिक मामले की देखरेख कर रहे संघीय न्यायाधीश ने हंटर की रक्षा की कई याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिससे मई के अंत में मुकदमे की शुरुआत का रास्ता साफ हो गया। और फ्लोरिडा में पूर्व कांग्रेस सदस्य मैट गेट्स ने न्याय विभाग के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया है। उनका दावा है कि संघीय जांचकर्ताओं ने एक सेक्स ट्रैफिकिंग जांच के दौरान उनके संचार से अवैध रूप से डेटा एकत्र किया, जो अंततः बिना आरोपों के समाप्त हो गई। मैट गेट्स का कहना है कि वह राजनीतिक रूप से प्रेरित निगरानी का लक्ष्य थे और वह सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम के तहत न्याय विभाग की कार्रवाइयों का पूरा खुलासा मांग रहे हैं। विभाग ने इस लंबित मुकदमे पर टिप्पणी करने से तो इनकार कर दिया है। कानूनी विश्लेषकों का कहना है कि यह मामला सरकारी निगरानी और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी प्रथाओं के बारे में नए सवाल उठा सकता है। जबकि कानूनी लड़ाइयां गर्म हो रही हैं, शिक्षा समर्थक उन नई नीतिगत परिवर्तनों पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं जो लाखों अमेरिकी छात्रों को प्रभावित कर सकते हैं। नए बजट ढांचे के हिस्से के रूप में शिक्षा विभाग ने घोषणा की है कि वह 2025 के शेष समय के लिए उन संघीय छात्र आरण माफी कार्यक्रमों को स्थगित कर देगा। अधिकारियों का कहना है कि यह एक अस्थायी लागत कटौती उपाय है, लेकिन छात्र समर्थन समूह इस कदम को अभियानवादों का विश्वासघात कह रहे हैं और वे चेतावनी दे रहे हैं कि इससे उधारकर्ताओं को और अधिक कर्ज में धकेला जा सकता है। और अंत में आइए सप्ताहांत में प्रवेश करते हुए अमेरिकी अर्थव्यवस्था की स्थिति पर करीब से नजर डालें। वॉल स्ट्रीट आज थोड़ा नीचे बंद हुआ क्योंकि नौकरी वृद्धि के आंकड़े उम्मीदों से कम आए। अमेरिकी अर्थव्यवस्था ने अप्रैल में 122,000 नौकरियां जोड़ीं, जो कि अनुमानित 190,000 से कम थीं। इस बीच गैस की कीमतें लगातार तीसरे दिन बढ़ीं। राष्ट्रीय औसत अब 389 प्रति गैलन है, जबकि कैलिफोर्निया और नेवादा मेन औसत 440 से अधिक है। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि कुल मिलाकर मुद्रास्फीति ठंडी हो रही है, लेकिन बढ़ती ईंधन लागत इस गर्मी के अंत में अपेक्षित ब्याज दर कटौती में देरी कर सकती है।
आज के अमेरिका के सेंटरस्कोप न्यूज के संस्करण के लिए बस इतना ही। वॉशिंगटन से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंच तक और अदालत से लेकर अर्थव्यवस्था तक हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अमेरिका के सेंटरस्कोप न्यूज में, जहां हम तथ्यों और स्पष्टता पर ध्यान केंद्रित करते हैं बिना किसी पक्षपात के। मैं हूं एशली बैनफील्ड। हम आपसे फिर जल्द ही मिलेंगे।